हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ गए हैं हम संचयन भाग 2 का दूसरा पार्ट। संचयन हमारी बुक जो है वो एक स्टोरी बुक है जिसमें सिर्फ स्टोरीज दी हुई हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये स्टोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ये हमारी जो एग्जाम है उसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो दीर्घोत्तरीय जो हम जितने भी स्पर्श में हमने काव्य और गद्य खंड पढ़े हैं वो सभी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट्स में आंसर में आते हैं। लेकिन जो ये प्रश्न इस बुक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं यानी संचयन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारी दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। इन्हें कम से कम हमें 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में लिखना पड़ता है, यानी 80 वर्ड्स का हमें होना ही चाहिए उनका। और इनकी मार्किंग 3 अबव रहती है, यानी कि 3 या उससे अबव में आती है। तो बहुत सावधानी से इस पाठ को पढ़िए, समझिए। और क्या है ये पाठ, हम आपको ये समझाते हैं। सपनों के से दिन, इसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। गुरुदयाल सिंह जी ने जो ये पाठ लिखा है, सपनों यानी कि सबके बचपन के जो दिन होते हैं वो सपनों कैसे होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अपने बचपन की यादें बहुत सताने लगती हैं, स्कूल जाना, वो सारी चीज़ें याद करना, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम स्ट्रेसफुल लाइफ में आ जाते हैं। मतलब हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है, फिर और भी सारी जिम्मेदारियां पड़ने लगती हैं सभी को। जब जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, जिम्मेदारियां महसूस करते हैं, हमें अपने बचपन के दिन बहुत अच्छे से याद आने लगते हैं कि क्या थे वो दिन। तो उन्हीं दिनों को याद करते हुए सपनों के से दिन जो है वो गुरुदयाल जी ने लिखी। ये गुरुदयाल जी की आत्मकथा का थोड़ा सा अंश है, यानी कि उसमें से एक पार्ट लिया गया है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि ये पाठ हमसे बोल क्या रहा है। पहले इसका एक संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं कि क्या है इस पाठ में। यह पाठ गुरुदयाल सिंह जी की आत्मकथा का एक अंश है, यानी उन्होंने जो आत्मकथा अपनी लिखी है उसका एक छोटा सा पार्ट उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। यह एक ऐसी कथा है जिसे भुला देना कठिन है। क्यों भुला देना कठिन है? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो इस कहानी को हम अपने आप से रिलेट करते हुए चलेंगे। हमारे साथ बचपन में भी यही होता था जो गुरुदयाल जी के साथ में हो रहा है। इसलिए इस पाठ की स्मृति में बने रहने का जो अन्य वजह है वह यह है कि इसे पढ़ते हुए पाठक को बार बार ऐसा लगता है कि जो दिनचर्या मेरी थी, जो शरारतें, जो चुहलबाजियां, आकांक्षाएं, सपने मेरे थे जो मैंने आज तक किसी को भी बताए नहीं थे, वो लेखक को कैसे मालूम पड़ गए। कहने का मतलब है जो लेखक अभी अपने बारे में लिखेंगे और पाठक यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, यानी जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पाठक हैं, तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा अरे ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ घटित हुई और ये हमने कभी किसी को नहीं बताई, मगर ये लेखक को सारी चीज़ें कैसे पता चल गई। तो इस तरीके से इन सारी स्मृतियों के साथ हम उनसे जुड़े रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो यहाँ पर हम उनको देखना शुरू करते हैं कि इस कहानी को गुरुदयाल जी ने कैसे लिखा है। लेखक अपनी आत्मकथा के इस अंश में बताते हैं कि बचपन में जब वह और मेरे साथ ही खेला करते थे, यानी कि अब वो वहां पर बता रहे हैं जहां पर गुरुदयाल जी अपने साथियों के साथ में खेला करते थे। क्या होता था, सभी एक जैसे लगते थे, सभी की हालत एक ही जैसी, एक ही उम्र के, भागते दौड़ते, फटे गंदे, सब फटे कपड़े पहने हैं, मिट्टी में लते पुते हैं, सब जैसे गांव में बच्चे रहते हैं, लगभग सभी एक जैसे ही लगते हैं। तो सब एक जैसे लगते थे, नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले, एक कई जगह से फटे उनके कुर्ते और बिखरे बाल। ये सभी जितने भी आप छोटे बच्चे अभी भी कहीं अगर अपने आप आसपास देखोगे तो बच्चों की कंडीशन लगभग ऐसी ही रहती है। जो खूब अच्छे से मस्त होकर खेलते हैं, लगभग सभी बच्चों की कंडीशन एक जैसी रहती है। खेलते हुए इधर उधर भागते भागते वे गिर पड़ते जिससे पांव छिल जाते। उनकी चोट देखकर माँ, बहनें और पिता उनकी पिटाई करते। अब जब मार होता ना तो घर वाले फिकर, क्यों इतना दौड़ते भागते हो कि तुमको चोट लग जाती है। तो ये जो कंडीशन रहती थी ना, तो जिसके भी माँ देखेंगे परेशान होंगे तो और एक दो चपत कस के लगा देते, क्या तुम इतना दौड़ते भागते हो तुमको चोट लग जाती है। तो ये जो होता है ये उनके साथ ही नहीं सभी के साथ होता है। हम जैसे जैसे कहानी पढ़ते चलेंगे आप अपने आप को उससे रिलेट करते हुए चलेंगे, अरे मेरे साथ भी तो ये होता था, मेरे मम्मी पापा भी तो मुझे इस बात पे मार देते थे। तो ये सारी चीजें, इसके बावजूद भी वे बच्चे अगले दिन फिर से खेलने चले, चाहे जितनी चोट लगे, और अगर अगले दिन उन्हें नहीं चोट लगी तुम्हें खेलने नहीं जाना है, नहीं, फिर बच्चों के साथ वो खेलने के लिए निकल जाते थे। इसके बावजूद भी बच्चे फिर खेलने जाते। लेखक बचपन में यह सब नहीं समझ पाए, कोई भी नहीं समझ पाता। बचपन में जो हम जी रहे होते हैं सारी चीजें नहीं समझ पाते। जब अध्यापक की ट्रेनिंग में उन्होंने बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा तब उन्हें ये बात समझ में आई कि सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थी।
उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाते थे या फिर पढ़ने में रुचि ना लेते थे, पढ़ाई का महत्व नहीं समझ में आता था। यानी जब बचपन में हम रहते यार क्या ये पढ़ाई की फालतू की चीज़ें हैं, हमें तो खेलने में मज़ा आता था, मगर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझ में नहीं आती है। कब समझ में आती है? जब हम बड़े हो जाते हैं कि नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ इसी के ऊपर ही चलती है हमारी। तो ये सारी चीज़ें होती, ये सारी चीज़ें कब लेखक को समझ में आई? जब उन्होंने अध्यापक की ट्रेनिंग के दौरान बाल मनोविज्ञान बच्चों की कैसी मनोस्थिति रहती है कि कैसे उनको हम मॉडलाइज करके पढ़ा सकते हैं, जब अध्यापक की ट्रेनिंग ले रहे थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी और समझी। स्वयं माता पिता भी पढ़ाने में रुचि नहीं लेते थे, मतलब अब बच्चे तो लेते ही नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, मगर माता पिता भी इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। अभी आज की परिस्थिति की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम परिस्थिति कर रहे हैं कि समझ लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की समय की बात है ये। तो उस समय लोग इतना इंटरेस्ट, घर वाले भी नहीं लेते थे कि नहीं बच्चे पढ़ें। फिर वे उन्हें पंडित घनश्याम दास के लिंदे पढ़वाकर मुनीमी सिखाने में ज्यादा रुचि लेते थे, मतलब वहां पर उनको डंडे पड़ते थे। मुनीमी यानी कि आप तुम पढ़ लो तो यहाँ हिसाब किताब करो, मतलब किसी अच्छे सेठ के यहाँ बैठ जाओ और वहां पर हिसाब किताब करो, ऐसी वहां पर सिखाया करते थे। लेखक के आधे से ज्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों के से थे, यानी कि ऐसे जो व्यापारी के लोग थे, और जो लेखक के परिवार वाले थे वो सिंपल गांव वाले थे। तो वहाँ पे जितने भी लोग आते थे सब अपना एम लेके आते थे, हमें अच्छा से पढ़ना है ताकि हम व्यापार अच्छे से कर सके। लेकिन लेखक के अंदर ऐसी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उनको तो खेलना कूदना और मस्त रहने वाले हिसाब था। उनकी बोली कम समझ में आती थी, यानी हरियाणा और राजस्थान से आए लोगों की बोली उनको नहीं समझ में आती, क्योंकि वो खुद एक पंजाबी थे, तो वहाँ की लोगों की भाषा उनके समझ के परे रहती थी। उनकी बोली पर हंसी आती थी, पर खेलते समय कभी कभी वे ये बोली समझ में भी आ जाती थी। होती थी ना, खेल होती है एक हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उनको जब उनकी बोली सुनते थे तो उन्हें हंसी आती थी, लेकिन खेलते समय जो बॉडी लैंग्वेज रहती थी उनको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी। बचपन में लेखक को घास अधिक हरी और फूलों से सुगंध अधिक मुंह खाती। होता है ना, जब हमारे दिमाग में टेंशन नहीं हो तो कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो घास का हरियाली जो पन होता है, हरियालीपन, वो ज़्यादा अच्छा लगता था और फूलों से बहुत ज़्यादा सुगंध आती हुई उनको महसूस होती थी। तो इस वक्त से उन्होंने ये चीज़ बताई कि बचपन कितना सुंदर होता है, यानी कि बचपन जिस समय हमें कोई टेंशन नहीं होती उस समय हर एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत मिलती है। लेखक को अभी तक फूलों की सुगंध याद है। हमें भी बचपन की बहुत सी सारी चीज़ें यादें रहती हैं, तो हमारे दिल में अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत अच्छे से घर कर जाए तो वो हमें याद रहती है। ये हमारे साथ ही नहीं, सभी के साथ में होता है, ये आपके साथ में भी होता है, तो ये लेखक के साथ में भी हुआ। उन दिनों स्कूल में शुरू के साल में 1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी और फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां। समर वेकेशंस बहुत लंबी होती थी, यानी पहले स्कूल लगा फिर उसके बाद समर वेकेशन बहुत लंबी हो जाती थी, और इस समर वेकेशन में वो कहाँ जाया करते थे? ननिहाल, यानी अपनी नानी के घर जाया करते थे। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ी बाहर तालाब पर चले जाया करते थे। अब भाई घर जरूरी थोड़ी ना हर साल जाया जाए, तो जिस साल नहीं जा पाते थे वो क्या करते थे, घर से थोड़ा सा गांव के बाहर में एक तालाब था, वहां जाया करते थे और खूब मस्ती किया करते थे। क्या मस्ती करते थे? दूसरे बच्चों में कूद कर नहाए, दूसरे बच्चे जैसे तालाब में कूद कर नहाते थे वैसे वो भी डुबकी लगाकर खूब अच्छे से नहाते। कभी कभी उनके मुंह में गंदा पानी नहीं चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब डूबेंगे तो कभी पानी चला जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वो एक छोटी छोटी सी भी जो वक्तव्य है वो उन्होंने यहाँ पर उकेरे हैं, यानी कि उनके साथ जो छोटी सी एक घटना भी घटी है, यानी फूलों की सुगंध हो या तालाब का गंदा पानी मुंह में चले जाना हो, कुछ भी हो, वो उन्होंने बड़े अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया ना कि तालाब का गंदा पानी भी उनके मुंह में चला जाया करता था। इस प्रकार छुट्टियां बीतने लगती, यानी कि अब जो छुट्टियां हैं वो बीत रही हैं। ननिहाल तो गए नहीं, तो छुट्टियां बीत रही। अब छुट्टियों के साथ एक चीज बड़ी अच्छी अटैच होती है, वो होता है हॉलीडे होमवर्क। ये अभी नहीं पहले भी होता था ना यार, छुट्टी मिल रही, इतने सारे हॉलीडे होमवर्क मिल जाते हैं। तो ये अभी नहीं, पहले लेखक के साथ भी हुआ है। अब उसकी क्या सिचुएशन रहती थी देखिए, मास्टर की डांट का डर बढ़ता चला जाता था। क्यों? क्योंकि हॉलीडे होमवर्क मिला है, हमने तो छुट्टियां इन सब खेल कूद में बिता दी।
अब जैसे जैसे स्कूल खुलने का समय आ रहा है, अब उनकी डांट का डर बढ़ने लगा। हम काम करके नहीं जाएंगे तो अब उनके डंडे पड़ेंगे, उनकी डांट पड़ेगी। अब मास्टर जी हिसाब से कम 200 सवाल दिया करते थे। 200 सवाल गिन के देते थे कि एक बच्चे को 200 सवाल दिए जा रहे हैं और तुमको ये हल करके लाने हैं। उनके करने का हिसाब लगाने लगते। अब उनके करने का हिसाब लगाने का क्या मतलब होता कि हमने इतने कर लिए, इतने बाकी हैं। अरे अब तो इतने कम दिन बाकी, इतने सारे सवाल हम इतने कम दिन में कैसे करेंगे। अब ये सभी के अंदर डर बैठता है। जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होती है ना और हमने होमवर्क ना किया हो तो वो डर, अरे समय इतना कम है और काम इतना ज्यादा है, तो ये डर लेखक के अंदर भी अब पैदा होने लगता। उस दिन छोटे लगने लगते, यानी कि उस समय जो था वो दिन जो है वो छोटे हो जाते थे। हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, हमसे काम होता ही नहीं था। स्कूल का डर सताने लगता। कुछ सहपाठी ऐसे भी थे जो काम करने से अच्छा मास्टर जी की पिटाई खाने में, कौन इतना समय बर्बाद करे काम करने में, चलो हम मास्टर जी की पिटाई खा लेंगे। फिर उनका नेता हुआ करता था ओमा, यानी कि अभी जो उनके बच्चों का ग्रुप था जितना, अब क्या होता था उनका एक लीडर था। अब इन्होंने यहाँ छुट्टियों की बता दी, उनका डर बता दिया। अब ये अपनी टोली बता रहे हैं कि इनके जो टोली हुआ करती थी उनके जो सदस्य थे तो वो क्या थे। उनका एक हेड हुआ करता, लड़के का नाम था ओमा। अब उसकी जो संरचना थी वो क्या थी, उसके जैसा लड़का कोई नहीं था। क्यों नहीं था? उसका सिर हांडी जितना बड़ा था। हांडी मतलब वो तो छोटी सी मटकी होती ना, वो उतना उसका सर बड़ा था। उसका सिर ऐसा लगता था मानो बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो, यानी बॉडी छोटी और सर बड़ा था उसका। वह हाथ पांव से नहीं अपितु सिर से लड़ाई करता था, यानी कि उसका सिर बड़ा था, सॉलिड था, तो वो दूसरों को मारने के लिए सिर का ही इस्तेमाल किया करता था। वह अपना सिर दूसरे के पेट या छाती में मारा करता था। अब वो यहाँ पे उसकी फाइटिंग स्किल बता रहा है कि किस तरीके से वो लड़ाई करता था, कि अगर हाथ से मारेगा, छोटी बॉडी है तो हाथ से तो ज्यादा उसको लगना नहीं है, तो अब उसका सिर भारी है, अब वो सिर ही दूसरे वाले जो दूसरे सामने जिससे लड़ रहा है उसके कमजोर हिस्से पर वार करता, पेट पे या चेस्ट पे वार करता, जिससे उसको ज्यादा तकलीफ होती। सहपाठियों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रखा था रेल बम्बा, यानी वो इतनी तेज मारता था जैसे रेल का हिट हो, जैसे कोई रेल आके किसी से टकरा जाए और जो हिट का जो इफेक्ट हो वो इफेक्ट लगता था, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा था, रेल बम्बा। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था, उसमें केवल 9 कमरे थे और वो 9 कमरे एच आकार में बने थे, यानी जैसे एच होता है ऐसे करके एच होता है, इस तरीके से बने थे। इधर इधर रूम्स थे और बीच में ऐसे थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। हेडमास्टर यानी कि हमारे प्रिंसिपल, उनका रूम हुआ करता था। वे स्कूल की प्रेयर के समय सिर्फ बाहर आते थे। पीटी अध्यापक थे हमारे प्रीतम चंद, जो लड़कों की कतारों पर ध्यान रखते थे। कतारों यानी कि जब हम पीटी करते हैं तो लाइन लगवाई जाती है ना, तो उस लाइन का ध्यान रखना, ये काम किसका होता था, हमारे प्रीतम चंद जी का, यानी जो हमारे पीटी अध्यापक थे। वे बहुत कठोर थे, स्ट्रिक्ट होते, पीटी टीचर मोस्टली स्ट्रिक्ट होते। फिर छात्रों की खाल खींचा करते थे। कोई करते खाल खींचना यानी बहुत पिटाई हो जाना, ये एक मुहावरा है। खाल खींचा करना मतलब बहुत पिटाई होना। परंतु हेडमास्टर उनके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। हेडमास्टर जो थे वो उनसे बिल्कुल अपोजिट नेचर के थे। क्यों? वे 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे कभी किसी छात्र को मारते नहीं थे, कभी नहीं उनको मारते। जैसे पीटी जो अध्यापक थे वो बहुत मारते थे, मगर हेडमास्टर जी कभी नहीं मारते थे। केवल गुस्से से कभी कभार गाल पर हल्की सी चपत लगा देते थे, होता ना नोटी, जरा सा गाल पे ऐसे करके छोटी सी चपत लगा देते थे। कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सब रोते हुए स्कूल जाया करते थे। कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था जब पीटी टीचर कई रंगों की झंडियां पकड़कर स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे। अब स्कूल जाना किसी को पसंद नहीं था, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, जितने जाते थे सब रोते हुए जाते थे। लेकिन कभी स्कूल अच्छा लगता जब कोई एक्टिविटी होती स्कूल के अंदर। स्काउटिंग मतलब छोटे छोटे झंडे पकड़ाकर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम को कराना, और इसका आपको जैसे सिपाहियों की जैसे थोड़ी सी ट्रेनिंग रहती है उसी तरीके से स्काउटिंग में भी रहती है। तो फिर अब यहाँ पर दूसरा इन्होंने बताया, यदि हम ठीक से काम करते तो उनसे शाबाशी मिलती। अब वो एक होता है ना, लय के साथ हमें स्काउटिंग करनी है, अगर हम अच्छे से करते तो वो बहुत शाबाशी भी दिया करते थे।
लेखक को हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करने पर पुरानी पुस्तकें मिल जाया करती थी। अब लेखक ज़्यादा संपन्न परिवार से नहीं थे, तो उनकी पढ़ाई भी मुश्किल हो रही थी और वो स्कूल जाने वाले अपने परिवार में पहले बच्चे थे। तो उनके साथ क्या होता था, पढ़ाई अब मुश्किल थी क्योंकि उतने पैसे नहीं थे कि नई किताबें हर बार खरीदी जाएं। तो जब भी वो नई कक्षा में जाते तो कोई पुरानी किताबें मिल जाती थी। अब कैसे मिलती थी हम आपको ये बताते हैं। हमारे हेडमास्टर एक धनाढ्य लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल जी, एक अमीर व्यक्ति थे, उनके लड़के को घर जाकर पढ़ाते थे। वह लड़का लेखक से एक श्रेणी आगे था, यानी कि एक कक्षा आगे था। जैसे सपोज अगर लेखक 3rd में है तो वो लड़का 4th में हुआ करता था। तो जैसे ही वो 4th में गया, उसकी 3rd की किताबें लेखक को मिल जाया करती थी, इसलिए उसकी पुस्तकें लेखक को मिल जाया करती थी। उन्हीं पुस्तकों के कारण लेखक अपनी पढ़ाई जारी रख सके। बाकी सब चीज़ों पर साल का मात्र 1-2 रुपये खर्च होता था, यानी कि ज़्यादा खर्चा, वो 1-2 रुपये भी उस समय बहुत वैल्यूएबल था। तो 2 खर्च हुआ करता। उस समय 1 रुपए में 1 सेर घी, अब वैल्यू बता रहे हैं, 1 सेर घी आ जाया करता था, जो इस समय में 500-550 रुपए किलो है। वो 1 रुपए में हमको 1 सेर घी मिल जाया करता था। 2 रुपए में 1 मन गेहूं मिल जाया करता था। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे, यानी कि स्कूल में का खर्चा हर किसी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। तो जो भी अच्छे लोग हुआ करते थे उन्हीं के बच्चे स्कूल जाया करते थे। लेखक अपने परिवार में स्कूल जाने वाला पहला लड़का था। यह दूसरे विश्व युद्ध का समय है, यानी कि बताया इन्होंने 2nd वर्ल्ड वॉर के समय है जब ये सारी चीज़ें घट रही थी। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने सन 1923 में गिरफ्तार कर लिया, यानी कि अब ये बताया जा रहा है जब 2nd वर्ल्ड वॉर के समय एक घटना घटी थी। अब इन्होंने वहां पर इस चीज़ का उल्लेख किया है जो इनकी स्काउटिंग से भी रिलेटेड रही है चीज़। तो वो जो घटना है वो यहाँ पर बताई इन्होंने। 2nd वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने बताया कि 1923 में नाभा रियासत के जो राजा थे उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु के कार्डोनेल नाल में जंग शुरू होने लगी, वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई से पहले उनका देहांत हो गया। कहाँ, किसका? नाभा रियासत का। नाभा रियासत के जो राजा थे उनका देहांत हो गया, उनको गिरफ्तार कर लिया, मगर वहाँ लड़ाई शुरू होने से पहले जो है उनका देहांत हो गया। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था, यानी राजा का जो बेटा था वो कहाँ पढ़ रहा था? विलायत, यानी कहीं बाहर पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गाँव में जाया करते थे, यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि फौज में बहुत सारे लोग भर्ती हों, इंडियंस को वो भर्ती करना चाहते थे अंग्रेज। तो क्या करते थे, नौटंकी वाले, भाई पहले क्या होता था, इतनी पब्लिसिटी नहीं होती थी, तो गाने बजाने वाले लोगों की कुछ मंडली लेकर जो है निकल जाया करते थे, गाने बजाते थे, मनोरंजन होता था, उसी से पैसे कमाए, तो उनको नौटंकी वाला बोला जाया करता था। तो जब फौज में जब हम इंडियंस को भर्ती कराने के लिए बात हुई तो अंग्रेज क्या होते थे, नौटंकी वालों को लेके जाया करते थे, परफॉर्म किया करते थे, और वहाँ से ये अनाउंस जिनको फौज में भर्ती होना है आइए। तो वो एक पब्लिसिटी, जब भीड़ गैदर इकट्ठा हो जाती थी तो वहाँ से फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते थे कि आइए और फौज में भर्ती हो जाइए। ये फौज के सुखी जीवन का दृश्य प्रस्तुत करते थे, यानी कि जो नौटंकी वाले थे वो क्या करते थे, फौज में जो अच्छा जीवन है उसका दृश्य प्रस्तुत करते थे। जैसे होता है ना प्ले किया जाता है, स्टेज प्ले होता है, उस तरीके से एक प्ले किया जाता था कि इस तरीके से जीवन फौज में व्यतीत होता है। तो ये सब बताते थे ताकि नौजवान फौज में भर्ती हो जाए, यानी लोग आए, आकर्षित हों और फौज में भर्ती हो जाए। जब लेखक स्काउटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते थे तब उनको भी ऐसा ही महसूस होता था। इन्होंने अब इस वक्तव्य के साथ जोड़ा कि जब मैं स्काउटिंग करता था तो मेरा भी मन करता था कि मैं जैसे लगता हूँ कोई फौज में भर्ती हूँ या फौज में भर्ती हो जाऊँ, या इस समय फौज के लिए में ही मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा उनको महसूस होता था। लेखक ने मास्टर प्रीतम चंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अब ये वापस फिर अपने स्कूल आ गए। इन्होंने क्या बताया कि जो उनके जो मास्टर थे प्रीतम चंद, वो कभी मुस्कुराते नहीं थे। उनकी वेशभूषा सभी को भयभीत कर देती थी, मतलब बहुत ही सीरियस पर्सन थे वो। अब गुजरते होते ना, कुछ लोगों की अपीयरेंस ऐसी होती है कि उनको देख के डर लगता है। अब वो प्रिंसिपल थे तो उनको देख के ही सभी को डर लग जाता था कि अरे ये तो आ रहे हैं, वो पहले ही सब शांत हो जाते थे। तो उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वे बहुत कठिन सजा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि बहुत मतलब स्ट्रिक्ट थे, तो सजा ऐसे तो नहीं मारते थे, लेकिन जब सजा देते थे तो बहुत अच्छी देते थे।
वह चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे और एक बार एक शब्द रूप याद ना कर पाने के कारण उन्हें लड़कों को मुर्गा बना दिया। क्या हुआ कि एक बार 4th क्लास के कुछ बच्चे थे, उन्होंने शब्द रूप, संस्कृत में आते हैं शब्द रूप, वो नहीं याद किए, तो क्या किया उन्होंने लाइन से कुछ लड़कों को मुर्गा बना दिया। आपने सुना ही होगा, अगर कान नहीं सुना या तो आपने कभी क्या कहते हैं कार्टून्स या टीवी वगैरह में देखा होगा कि किस तरीके से मुर्गा बनाया जाता है। तो उन्होंने मुर्गा बना दिया। जब हेड मास्टर जी ने यह दृश्य देखा तो प्रीतम सिंह पर क्रोधित होकर बोले, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास, स्टॉप इट इज, मतलब आप ये कोई वे है पनिशमेंट का, आप इसको तुरंत के तुरंत रोक दीजिए। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए अपने दफ्तर में चले गए। मतलब जी प्रीतम जी जो है वो वापस दफ्तर में चले गए। इस घटना के बाद प्रीतम सिंह कई दिनों तक स्कूल में नहीं दिखाई दिए। प्रीतम जी जो थे, जब हेडमास्टर डांट के चले गए तो जो है प्रीतम जी को बहुत गुस्सा, बहुत बुरा लगा, तो वो स्कूल में नहीं दिखाई दिए। तो स्कूल वालों ने, बच्चों ने समझा कि उनको निकाल दिया गया है। शायद हेडमास्टर ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल मतलब उनको निकाल दिया है उनकी जॉब से। अब फारसी शर्मा जी स्वयं या मास्टर जी ये रियाराम जी पढ़ाने लगे। पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते रहते, जो जिन्होंने पनिशमेंट किया था, अब वो अपने घर पर आराम करते रहते। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, रहे चाहे ना रहे कोई मतलब नहीं कि अब वो मतलब सब ये समझ रहे थे कि निकाल दिया गया है, मगर वो खुद ही नहीं आ रहे थे। चुपचाप अपने घर में रहते। उनके घर में एक तोता पला था, उससे खूब मीठी मीठी बातें किया करते और उसको बादाम खिलाते, भिगोए हुए बादाम दिन में खिलाते रहते और उससे खूब सारी बातें किया करते थे। यह सब लेखक तथा उनके साथियों को बड़ा विचित्र लगता था। लेखक जब ये सब चीजें देखते कि भाई इनको तो कोई चिंता ही नहीं है, भी अपनी नौकरी पे नहीं आ रहे हैं, और दूसरा एक इतना स्ट्रिक्ट आदमी जो बच्चों के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता, उनकी जरा सी गलती पे उन्हें इतना भयानक पनिश करता, वो एक तोते के साथ इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर सकता है, ये उन्हें बड़ा आश्चर्यचकित करता था। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो पीटी मास्टर तोते से इतनी मीठी बातें करते थे जैसे लगता कि वो ही उनका सब कुछ है। ये सब बातें उनकी समझ के परे थे। उन्हें लगता कि वो कोई अलौकिक आदमी है। मतलब कहने का मतलब है कि जब वो घर पे रहते हैं तो वो कुछ और हो जाते हैं ईश्वर के प्रति एकदम, और जब वो स्कूल आते हैं तो वो कुछ अलग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बचपन से रिलेटेड जो है लेखक ने आपके सामने रखी, और इस पाठ के दौरान आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो हमने भी ये देखा कि जो चीज़ें हम महसूस करते थे अपनी बचपन में, वही चीज़ तो हमारे लेखक महसूस करते थे और वही सब आप भी महसूस करते थे। तो इस पाठ को आपको हमने अच्छे से समझाया। इसके प्रश्न उत्तर के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।